Hey guys, you're watching the Techapist। तो 2 दिन पहले एप्पल का WWDC हुआ था और इस वीडियो में हम उस पूरे इवेंट को बहुत कम टाइम में कवर करेंगे। तो सबसे पहले एप्पल ने अपने अलग अलग डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें सबसे पहले आया आईफोन, जिसमें उन्होंने अपने लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमाइजेशन पे बात किया। एप्पल अभी से इससे पहले कभी भी अपने फोन्स या फिर किसी भी और डिवाइस पे कस्टमाइजेशन इनेबल नहीं करता था। तो कस्टमाइजेशंस ऐड करना एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग एंड्रॉइड को इसलिए बस कंसिडर करते हैं क्योंकि उसमें बहुत अच्छे कस्टमाइजेशन है। उन्होंने बताया कि आप अपने आईफोन के लॉक स्क्रीन पे किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमाइजेशंस अप्लाई कर सकते हो। जैसे सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप अलग कलर्स यूज कर सकते हो। अभी तक सिर्फ और सिर्फ व्हाइट में आप टाइम देख सकते थे और डेट और डे। अभी आप इसमें विजेट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे वेदर और इस तरह के काफी सारे विजेट्स। तो उन्होंने ये भी बताया कि आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अभी तक एकदम बेसिक और सिंपल और कह सकते हैं बोरिंग टाइप ऑफ फॉन्ट था, खराब नहीं था बट बेसिक था। और अभी उन्होंने बताया कि वो आप किस तरह से उस पर आप अलग टाइप के फॉन्ट्स और कलर्स अप्लाई कर सकते हो, जो बहुत कूल चीज़ है। उसके बाद उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशंस के बारे में। अब नोटिफिकेशंस अभी से पहले तक आईफोन का पूरा वॉलपेपर कवर कर लेता था, तो उन्होंने अभी बताया कि उन्होंने किस तरह से उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में नीचे की साइड पे रख दिया है, जिसमें आप स्क्रॉल करके आप अपने नोटिफिकेशंस को देख सकते हो और वो आपके पूरे वॉलपेपर को कवर नहीं करता और आपका वॉलपेपर आपको बेसिकली दिखता है। थर्ड चीज था उसमें आपको वॉलपेपर्स, जो लाइव वॉलपेपर्स हैं। जैसे अभी तक लाइव वॉलपेपर्स बेसिकली लाइव नहीं थे, आपको लॉन्ग प्रेस करना रहता था और उसका वॉलपेपर मूव करता था। पर उन्होंने अभी दिखाया कि आप जैसे अपने फोन को अनलॉक करके स्वाइप करते हो तो आपका एक्चुअली लाइव वॉलपेपर वहां से वहां ट्रांजिशन करता है। ये चीज पहले काफी सारे फोन्स ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आईफोन ने इसको फर्स्ट टाइम किया और कह सकते एग्जीक्यूशन खराब नहीं था, अच्छा था। और इवन वॉच ओएस के नए वर्जन में उन्होंने ऑलमोस्ट सेम कस्टमाइजेशंस नए वॉच फेसेस के साथ दिया है, जो सेम आईफोन के साथ था। इसके अलावा उन्होंने हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, जो उन्होंने वॉच के साथ और फ़ोन के साथ कुछ चेंजेस किए, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने नहीं वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों से लेना देना। इवन तो अगर आप देखना चाहते हो तो WWDC पूरा का पूरा इवेंट यूट्यूब पे है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। अब मूव करते हैं मेन चीज़ के बारे में, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा पर्सनली मतलब एक्साइटेड था, और वो है मैक। और जब पिछले साल नहीं, 2020 में जब M1 रिलीज हुआ था, तो लोगों को उसने इतना ज़्यादा ब्लो ऑफ कर दिया था, इतना मस्त परफॉर्मेंस देकर। और मुझे लग रहा था वो काइंड ऑफ पीक है, उससे ऊपर मतलब परफॉर्मेंस देना बहुत अच्छे से पॉसिबल नहीं है। एप्पल ने हम लोगों को गलत प्रूव कर दिया और नया M2 चिप बेसिकली बहुत मस्त है। आपको पिछले साल से GPU के 2 कोर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, सेम 8 कोर CPU और 10 कोर GPU कंपेयर टू पिछले साल का 8 कोर GPU। उन्होंने अपने परफॉर्मेंस डिफरेंसेस बताए, जैसे पिछले साल से आपको CPU परफॉर्मेंस में 18% एक्स्ट्रा आपको मतलब परफॉर्मेंस मिलता है, और GPU में आपको 25% सेम पावर लेते हुए और 35% उसके मैक्सिमम पावर, जो बेसिकली थोड़ा ज़्यादा पावर ड्रॉ करता है M1 से, बट आपको वो 35% परफॉर्मेंस ज़्यादा देता है कंपेयर टू M1। अब पता नहीं क्यों उन्होंने बार बार मतलब विंडोज के मतलब चिप्स को अपने M1 से कंपेयर किया, और वो बेसिकली कह सकता हूँ मैं अनफेयर है। विंडोज के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो बस रॉ परफॉर्मेंस और आपको परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ों पे फोकस नहीं करते, वो आपको गेमिंग जैसे चीज़ों को भी इंक्लूड करते हैं, जो बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। तो फिर उसको कंपेयर करना कह सकते हैं फेयर नहीं। मैंने इसीलिए बस इस वीडियो में बस M1 के कंपैरिजन में आपको M2 का परफॉर्मेंस बताया। अब बात करते हैं लैपटॉप्स के जो इन अच्छे प्रोसेसर्स के साथ आते हैं। तो मैं स्टार्ट पहले मैकबुक एयर से नहीं करूंगा, इवन दो वो सबसे स्पेशल था इस इवेंट में। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैकबुक प्रो से, क्योंकि एक्चुअली मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैकबुक प्रो पिछले साल से मैं एक्चुअली डिसअपॉइंटेड था। मुझे लगता है कि मतलब उन्होंने सेम लैपटॉप दे दिया बस नए प्रोसेसर के साथ, और उसका US प्राइस $100 इंक्रीज कर दिया, जो है 1300, और इंडिया में भी अराउंड 10,000 आपको एक्स्ट्रा मतलब पे करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको पहले 1,18,000 देना पड़ता था, अब आपको 1,30,000 देना पड़ेगा, विच इज़ अ बिट ऑफ अ बमर। अब मूव ऑन करते हैं मैकबुक एयर के बारे में, जो वहाँ का मेन मेरे लिए सबसे इंप्रेसिव चीज़ था उस मैक लाइनअप में, जो था 2 ही लैपटॉप्स निकले थे। मैं वाई एम आई सेइंग लाइनअप। मैकबुक एयर में आपको बहुत मेजर हार्डवेयर अपग्रेड्स मिले हैं पिछले साल से। और पहले प्राइस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि US प्राइस में आपको अराउंड $200, जो अराउंड इंडिया में 15,000 रुपये के आसपास आते हैं, आपको उसका चेंज मिला है, मतलब प्राइस बढ़ा दिया 1000 से 1200। और इंडिया में लॉन्च प्राइस मैकबुक एयर M1 का जो 2020 में निकला था उसका प्राइस 95 था, और M2 वाला मैकबुक एयर नए हार्डवेयर के साथ आपको 1,20,000 से स्टार्ट होता है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जस्टिफाइड नहीं है, ये एकदम जस्टिफाइड है, क्योंकि आपको बहुत मेजर हार्डवेयर अपग्रेड्स मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। आपको एक 25% ब्राइटर पिछले मैकबुक एयर से आपको डिस्प्ले मिल रहा है, और आपको अबाउट 1 बिलियन कलर्स
के साथ आपको एक डिस्प्ले मिल रहा है, जो ऑलरेडी मुझे लगता है जो लोग कंटेंट क्रिएशन और इस तरह के क्रिएटिव फील्ड्स में जिनको अच्छे डिस्प्लेस का नीड आता है उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि वही लोग हैं जो इस तरह के फीचर का बहुत अच्छे से फायदा उठाएंगे और डे टू डे लोगों को भी इन जनरल डे टू डे यूज में इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेकेंड है इसका डिज़ाइन। अब डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं इस साल। तो बेसिकली एप्पल ने उसका डिज़ाइन एब्सोल्युटली चेंज कर दिया। सबसे पहले शेप, पहले वेज शेप आता था जो लोगों को बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो हाथ रख के टाइप करने के लिए बहुत मतलब कंफर्टेबल था कह सकते हैं, और उसको डिच कर दिया उन लोगों ने। अभी ऑलमोस्ट एक स्क्वायरिश रेक्टेंगुलर टाइप का एक लैपटॉप आपको देखने को मिल रहा है, वो वेज शेप हट गया। बट ऑनेस्टली मुझे ये वाला शेप बेटर लग रहा है क्योंकि मतलब कह सकते हैं ये थोड़ा ज़्यादा मॉड्यूलर है, उसका जो कर्व्ड साइड्स है और वो एक्चुअली देखने में बहुत मस्त लगता है कंपेयर टू पिछला वाला मॉडल। अब वो मेरा ओपिनियन है और आपका कह सकते हैं शायद अलग भी हो सकता है। आप शायद M1 मैकबुक एयर प्रेफर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। पर जो मेजर चेंज इस बार हुआ है वो है इसके डिस्प्ले के साथ, क्योंकि पिछले बार आपको साइड में मोटे मोटे बेजल्स देखने को मिलते थे और इस बार आपको एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा पतले बेजल्स देखने को मिलते हैं। और काफ़ी सारे लोगों को शायद ये नॉच अच्छा ना लगे, पर वो पिछले साल के लैपटॉप से 0.3 इंचेस बड़ा है और जो एक्स्ट्रा स्क्रीन साइज आपको मिल रहा है वो बेसिकली वो नॉच के एरिया को कवर करने के लिए। और आपको पिछले डिस्प्ले में टास्क बार थोड़ा नीचे रहता था, अब वही टास्क बार थोड़ा ऊपर होके नॉच के लेफ्ट एंड राइट में आपको यूटिलाइज करता है और आपको पूरा स्क्रीन आपके यूज़ के लिए होता है। और जब आपको ये ऐसा ऐप खोल रहे हो जिसमें वो नॉच का ज़रूरत नहीं है तो आपको बेसिकली ऑलमोस्ट एक नॉर्मल लैपटॉप की तरह एक्ट करेगा जहाँ पे वो पूरा एरिया ब्लैक हो जाएगा। एप्पल ने इवन उसके बैटरी के साथ थोड़ा इंप्रूवमेंट किया। आपको उसमें फास्ट चार्जिंग मिलता है जिसकी मदद से आप 30 मिनट्स में 50% ऑफ द आपका बैटरी चार्ज कर सकते हो और आपको 18 आवर्स ऑफ वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है। इस बार उन्होंने उसके वेबकैम के साथ भी एक बहुत अच्छा मतलब एडिशन किया, क्योंकि पिछले साल आपको 720p के साथ आपको सेम लैपटॉप मिलता था वेबकैम और इस बार आपको एक 1080p का वेबकैम देखने को मिलता है जो पिछले साल से बहुत बेटर है। एप्पल के क्लेम्स के हिसाब से आपको 2 टाइम्स बेटर नाइट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उस वेबकैम के साथ। तो आई थिंक इतने सारे फीचर्स उस 25,000 के इंक्रीज को कह सकते हैं इंडियन प्राइस में जस्टिफाई कर सकता है। पर मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एप्पल मैकबुक प्रो लाइनअप जो सस्ता वाला मैकबुक प्रो है उसको डिसकंटिन्यू करने वाला है, उसका ये मेरा रीजन है। तो अभी तक कह सकते हैं कि मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो में आपको अराउंड 20,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है और इस साल उस डिफरेंस को कम कर दिया है अराउंड 10,000 के आसपास। और इस बार उन्होंने मैकबुक प्रो को कोई भी हार्डवेयर अपग्रेड नहीं दिया, बेसिकली पुराना लैपटॉप लेकर उसमें नया प्रोसेसर डाल दिया और वो बस। और इवन मैकबुक एयर की जो चीज़ें मतलब मैकबुक प्रो के कंपैरिजन में कम थी, जैसे उसका डिस्प्ले वगैरह, उसका वेब कैम और उसका डिज़ाइन जो कह सकते हैं कि काफ़ी सारा मतलब मैकबुक प्रो के आसपास उन लोगों ने नए मैकबुक एयर का कर दिया, वही टाइप का स्क्वायर्ड ऑफ डिज़ाइन। अब ये चीज़ मुझे एक चीज़ डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने मैकबुक एयर में सिर्फ और सिर्फ मैकबुक एयर में हार्डवेयर अपग्रेड दिया है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि वो शायद ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने एक 14 इंच और एक 16 इंच मैकबुक प्रो एक हायर प्राइस रेंज पे लॉन्च कर दिया है और 2020 के पहले सिर्फ और सिर्फ 2 मैकबुक प्रो के मॉडल्स हुआ करते थे, एक 13 इंच और एक 16 इंच। तो अभी उनके लिए एक और मॉडल, जो तीसरा मॉडल 13.3 इंचेस पे होना मेरे हिसाब से ज़्यादा सेंस नहीं बनाता था। तो इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि मैकबुक एयर को अपग्रेड करें ताकि ज़्यादातर लोग उस प्राइस कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ मैकबुक एयर खरीदें और मैकबुक प्रो को कोई अपग्रेड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग उसको कुछ टाइम बाद ये कहे कि मैकबुक एयर ऑलरेडी मैकबुक प्रो के लेवल पे आ चुका है और उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे और सिर्फ अपने 14 और 16 इंचेस मैकबुक प्रो को मतलब प्रमोट करेंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 13 इंच वाला मैकबुक प्रो डिच कर रहे हैं, वो एक्चुअली कह सकते हैं कि वो जो सस्ता 95,000 वाला मैकबुक एयर डिच कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन लोगों ने बाद में जाके मैकबुक प्रो को डिसकंटिन्यू कर दिया और मैकबुक एयर 1,20,000 पे मिलेगा, तो आपको ऐसा कोई भी एप्पल लैपटॉप नहीं है जो आपको 95 में मिलेगा, जो कह सकते हैं कि एक सैड चीज़ है, पर कह सकते हैं कि फेयर भी है, क्योंकि एप्पल के लिए पर्सनली मुझे भी देखकर ये समझ आता है कि सेंस नहीं बनाता कि 3 मैकबुक प्रो मॉडल्स होंगे। अब ये मेरा बस प्रिडिक्शन है, मैं चाहता हूँ कि एप्पल एक सस्ते पे और मस्त एक मैकबुक निकाले, बट मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये पॉसिबिलिटी इसका बहुत ही ज़्यादा कम है। और एक और चीज़ है कि सेल के टाइम ऑब्वियसली आपको मैकबुक एयर और सस्ता मिलेगा, पर क्योंकि सेल के टाइम आपको 95 का मैकबुक एयर आपको 75 के आसपास के प्राइस पे मिल रहा था, तो आपको 75 के प्राइस पे कोई भी सेल में कोई भी एप्पल लैपटॉप नहीं मिलेगा। एप्पल ने गेमिंग की तरफ भी एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, जहाँ पे मैकबुक और आईपैड दोनों में ये फीचर लगाया है, जहाँ पर आपको अभी तक पता होगा तो मैकबुक पे गेमिंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोई गेम्स ही नहीं है जो उस प्रोसेसर के लिए कस्टमाइज्ड है। तो उन्होंने एक ऐसा टूल दिया डेवलपर्स के लिए जो अपना गेम मैकबुक पे लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप उसका ग्राफिक्स वो आप अपने आप
मतलब उसका अपस्केल कर देगा, उसका VFX और ये सब चीज़ें अपने आप इम्प्रूव कर देगा। तो अगर कोई डेवलपर अपना गेम मैकबुक पे लॉन्च करना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी ईजी होगा और उसको ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज करने में पैसे लगते हैं, जो मेरे हिसाब से एक बहुत मस्त चीज़ है, क्योंकि हम लोग को देखने को मिल सकता है आगे जाके बहुत मस्त मस्त टाइटल्स मैकबुक पे रिलीज हो। अब मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि एटलीस्ट 2 साल लगेंगे कुछ मेजर गेम्स निकलने में मैकबुक पे, पर उन्होंने ऑलरेडी एक ऐसा गेम मतलब डिस्कस कर दिया जो मैकबुक पे निकलने वाला है इस साल के एंड में, जो है रेसिडेंट इविल विलेज। और ये बहुत ही बड़ा मेजर टाइटल है, जो कह सकते हैं कि मतलब अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैकबुक पे निकल सकता है। तो ये बहुत अच्छा साइन है गेमिंग कम्युनिटी के लिए। और जस्ट इमेजिन कि आपको एक बहुत मस्त परफॉर्मेंस और आपको गेमिंग मैकबुक पे मिलेगा, तो कौन एक विंडोज लैपटॉप प्रेफर करेगा? सो या दैट इज इट फॉर टुडे। आप बताओ आपको इस पूरे इवेंट के बारे में आपको कौन सी चीज़ सबसे मस्त लगी? मेरे लिए पर्सनली तो मैकबुक एयर था, और अगर आपको मैकबुक एयर पसंद है तो आपको उस चीज़ में ऐसा क्या चीज़ था जो आपको सबसे अच्छा लगा? सो या दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन बाय, पीस।